ये देश किसी की बपौती नहीं है। इस देश में जितना हिस्सा नरेंद्र मोदी का है, उतना हिस्सा इस देश में जो कोई नाचीज व्यक्ति है, जो धनीन है, जो बहुत ही कमजोर है, उसका भी उतना हिस्सा और उसी सम्मान के साथ उसे इस वतन में रहने का अधिकार है। और लोकतंत्र के साथ शिद्दत से प्यार करने वाले इस सभागार में बैठे हुए सभी हमारे अजीज भाइयों और बहनों, मित्रों, आदेश हुआ है कि मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी तकरीर आपके सामने रखूं। जो आज की हालात है जिसमें शेप द वक्फ बोर्ड के लिए आज ये जलसा बुलाया गया है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात नहीं करता हूं। यहाँ बहुत बड़े हमारे बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं, उनके बहुत साथी लोग हैं, वो आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। हमारा इल्म उतना नहीं है जितना उनको है, लेकिन फिर भी मैं एक धारा का उल्लेख करना चाहता हूँ बहुत ही संक्षेप में। धारा 26 जिसमें कहा गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक समूह या उसके किसी भी अनुभाग को स्वतंत्रता का आशय इस प्रकार है। आज़ादी का मतलब ये है कि धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करने की आज़ादी होगी। अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार होगा। चल अचल संपत्ति के अर्जन और उसके स्वामित्व का अधिकार होगा, और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासित करने का अधिकार होगा। ये मैंने आपको एक अनुच्छेद बताया, इसे बहुत से अनुच्छेद हैं जिसमें कानून के सामने समानता का अधिकार है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में भी इस तरह की बात कही गई है, लेकिन ये सरकार किसी की सुन नहीं रही है। कह रही है कि हमने जो कुछ भी किया है लोकतांत्रिक तरीके से किया है। मित्रों, समझ में आ जाना चाहिए हम सभी को, ये जो लोकतांत्रिक तरीके से बात कह रहे हैं तब जब इन्हें 240 सीटें मिली हैं। ये कहते थे हमें 400 सीटें चाहिए, इन्हें क्यों 400 सीटें चाहिए थी? 240 मिलने पर तो ये संविधान को जमींदोज कर रहे हैं और इस बात पर तुले हुए हैं कि हम एक धर्म विशेष के लोगों को सम्मान के साथ इस देश में नहीं रहने देंगे। और यहाँ तक कि रुकने वाले नहीं हैं। एक अखबार है जिसका नाम ऑर्गेनाइजर है, जिसने कहा है कि अरे आपने तो व्यवस्था भी अधूरी की है, आपने तो केवल मुसलमानों की संपत्ति को लेने की बात अभी रखी है, जो ईसाइयों के पास इससे अधिक भी संपत्ति है उसके लिए तो आपने कानून बनाया नहीं है। तो ये यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, ये आगे भी बढ़ेंगे ना। अगर इस देश के मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ईसाई भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो सिख भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, दूसरे माइनॉरिटी के लोग हैं वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। देखिए, मैं रिपब्लिक टीवी से गुजारिश करता हूं कि हमने कई बार आपसे गुजारिश की है कि आप पब्लिक से बात ना करें, प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना करें। अगर आप इस तरह करेंगे तो हम आपको यहाँ से बाहर करवाएंगे। मेरी गुजारिश है कि आप प्रोग्राम को कवर कीजिए, ये खामखा का फितना पैदा करने की कोशिश मत कीजिए। अरे देखिए, आप पब्लिक से मेरी गुजारिश है, वॉलंटियर से, कि आप आवाज़ ना उठाएं। मैंने वॉलंटियर्स भेज दिए वहाँ पर। ठीक। तो मित्रों, मैं अर्ज कर रहा था, ये बात वो लोग कर रहे हैं जो 240 पर रुक गए थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अभी सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैसे मैं दावे से कह सकता हूं, ये मुझे इल्म पहले से था कि ये तो इस विधेयक को विचार के लिए संसद में लाएंगे नहीं, संसद में लाए तो पास होगा नहीं, और पास हो गया तो ये स्क्रूटनी में सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टैंड नहीं करेगा। और आज मेरा वो शक बिल्कुल सही साबित हुआ है। ये बहुमत के बल पर इन्होंने लोकतंत्र को दबा दिया है, सारे विपक्ष की बात को अनसुना कर दिया है। करोड़ों की संख्या में हमारे मुसलमान भाइयों ने, उनके विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने
उनके विभिन्न संगठनों ने जो ईमेल भेजे थे, जो प्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिनिधि मंडल के साथ में अपनी बात रखी थी, बिल्कुल अनसुना कर दिया है। और मजे की बात यह कहते हैं कि हम मुसलमानों के कल्याण के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मतलब इतना झूठ बोलने वाला निजाम मैंने जिंदगी में मित्रों पहली बार देखा है। मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूं, ये केवल नफरत फैलाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो सत्ता पा गए केवल छल कपट के बल पर और इस देश की मीडिया का गलत उपयोग करके सत्ता पा गए। ये जो कुछ भी इस देश में चल रहा है आम आदमी तक पहुंच नहीं पा रहा है। और मित्रों जहां जहां तानाशाही है उसने सबसे पहले मीडिया पे कब्जा किया है। मीडिया के बाद में उसने क्रोनिक कैपिटलिज्म चलाया है और सबसे बाद में कहा कि हम तो अवतार हैं, हम तो बायोलॉजिकल नहीं हैं। यही जर्मनी में हुआ था, यही इटली में हुआ था। आखिर को जर्मनी और इटली बर्बाद हो गया। मित्रों सतर्क रहने की आवश्यकता है। जर्मनी का अब उद्धार हो गया है, इटली भी अब अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, लेकिन हमारे देश के लिए, हमारे वतन के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। ये देश किसी की बपौती नहीं है। इस देश में जितना हिस्सा नरेंद्र मोदी का है उतना हिस्सा इस देश में जो कोई नाचीज व्यक्ति है, जो धनहीन है, जो बहुत ही कमजोर है, उसका भी उतना हिस्सा और उसी सम्मान के साथ उसे इस वतन में रहने का अधिकार है। इसलिए मित्रों मैंने कहा है कि ये अभी खतरा टला नहीं है। आवश्यकता है कि हम लोग संवाद बढ़ाएं। संवाद बढ़ाने के लिए हमें सारी शक्ति झोंक देनी है। देखिए जो मुसलमान भाइयों के साथ हो रहा है, इससे ज्यादा बहुत पहले हजारों वर्ष तक इस देश के जो शूद्र कहे जाते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग कहे जाते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग कहे जाते हैं, उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया गया था कि जानवर से बदतर जिंदगी उन्हें जीने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये बात ये हो रही है जो ये लोगों को पता नहीं है। ये मुझे खुद नहीं मालूम था, अगर मैं इन लोगों की संगत में बैठ करके इसे मालूम ना करता। मुझे भी नहीं मालूम था जो ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लोग जिधर उंगली उठा देते वो जमीन उनकी हो जाती है। मेरे बाद में समझ में आया कि रूल ऑफ द लॉ है तो कैसे जमीन किसी की हत्या ली जाएगी। और जिस कानून के लिए 2013 में बैठी थी इसी संसद में और इस भारतीय जनता पार्टी ने जिसे बहुमत से पारित कर दिया था, 2024 में 2025 में आते आते उसमें कौन सी खामियां नजर आने लगी? मित्रों कोई खामी नहीं है। ये संदेश देना चाहते हैं कि देखो इस देश की बड़ी जमात को मैंने किस तरह से इन्हें जलील किया है, इन्हें कैसे अपमानित किया है, जिससे इनके साथ जो रेडिकल फोर्सेस हैं उनका मनोबल बढ़ जाए और वो गुंडागर्दी और तेजी से करने लगे। लेकिन ये हमारा कर्तव्य, ये देश हमारा भी है, ऐसा हम होने नहीं देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। आजादी की लड़ाई में जिस तरह से क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी, आवश्यकता पड़ेगी तो जान भी देंगे। मित्रों ऐसे क्रांतिकारियों की बात ये करते नहीं हैं, ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात करते हैं, कभी नहीं कहते हैं कि इस देश के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, अंग्रेजों ने जिनके 4 शहजादों का कत्ल कर दिया था और जिसने कहा था, अंग्रेजों से वो गिड़गिड़ाया नहीं था, कहा था हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और जब वो रंगून मुने निर्वासित कर दिया गया, मरने से पहले कितने वो तड़पे थे, कहा था कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन तक न मिली कुएं यार में। कितनी वतन परस्ती थी, वतन से कितनी मोहब्बत थी। अरे इन्हें मोहब्बत होगी मित्रों, ये उन लोगों ने सत्ता पे कब्जा कर लिया जिन्होंने जंगे आजादी की लड़ाई में शरीक नहीं हुए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों को पत्र लिखा था, वायसराय को पत्र लिखा था कि ये वो 1942 में करो या मरो या क्विट इंडिया आंदोलन है, इसे आप कुचल दीजिए, ये जन विरोधी है, देश विरोधी है। यही इन्होंने कहा था जो आज सत्ता में काबिज हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में जिनका क्यों हिस्सेदारी नहीं है, और जिन्होंने कहा ये आप आजादी देना चाहते, इस आजादी का कोई मतलब नहीं है। इस आजादी के बाद में मैं मुसलमानों और इस देश के अछूतों के बराबर बैठना पड़ेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जिंदगी भर अंग्रेजों की गुलामी करेंगे, लेकिन ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। मित्रों ये शक्तियां हैं, इन्होंने छल से कपट से इस देश पे कब्जा कर लिया है। आवश्यकता इस बात की है, समय की मांग है
हम सारी शक्ति लगा दें, हम अपने पराक्रम की पराकाष्ठा कर दें, हमें जितनी शक्ति हम संवाद करने में लगा दें, हम जाएं अपने उन गरीब और मजलूम भाइयों के साथ जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो खेतों खलिहानों में काम करते हैं, जो गांव में गरियालों में और चौतरे पे बैठते हैं। मालूम नहीं है लोगों को क्या हो रहा है देश में। देश की आज़ादी खतरे में है मित्रों। आज बैठने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हमारे ये वक्फ बोर्ड के लोग काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आवश्यकता पड़ जाएगी तो मैं भी निकलूंगा, लोगों से भीख मांगूंगा, संसाधनों को जोड़ूंगा, लोगों तक पहुंचूंगा और सही बात को बताऊंगा। ये झूठी बात फैलाने वाले शैतान बहुत देर तक टिक नहीं पाएंगे और हमें 2019 में जो 240 पा गए हैं उन्हें 40 के नीचे सीमित करना पड़ेगा, 40 के नीचे लाना पड़ेगा, तो हमारा मकसद पूरा होगा। मित्रों, आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का। मैं हृदय से आपका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं जानता हूँ बहुत ही विद्वान लोगों के यहाँ पर बोलना है, इसलिए मैं अपनी तकरीर यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान।